Hello, dear aspirants. Welcome back to Nurture.net, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video और आज हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे डाइंग प्रोसेस का। डाइंग और प्रिंटिंग की टर्मिनोलॉजीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। अब हम डाइंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। डाइंग प्रोसेस क्या होता है, कैसा होता है, ओके, क्लासिफिकेशन मेथड्स क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो टाइप्स ऑफ डाइंग कितने तरीके की होती है? नेचुरल डाइंग होती है, सिंथेटिक डाइंग होती है, किस किस तरीके से डाइंग होती है, किस किस स्टेजेस पे होती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझते हैं इसको। डाइंग एक प्रोसेस है जहां पर हम कलर्स ऐड करते हैं टेक्सटाइल्स में, ये हमें पता है। ठीक है, उन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अंडरस्टूड। सारे ही अगर टेक्सटाइल्स एक ही कलर के हो जाएंगे तो वो सुंदर नहीं दिखेंगे, है ना। हमारे आंखों को जो अच्छा कलर लगता है हम वो वैसे कपड़े खरीदते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल कि अगर आपको ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लगता है तो आपके पास में ब्लैक कलर के ज्यादा कपड़े होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं तो आप प्रिंटेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, अलग अलग शेडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल द रिजल्ट्स ऑफ डाइंग। ठीक है, अब कलर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पर हो सकता है मटेरियल के। ठीक है, सबसे पहले तो जब फाइबर होता है तब भी डाई हो सकता है, यार्न है तब भी डाई हो सकता है, अगर फैब्रिक बन चुका है निटेड या वोवन दोनों तरीके से तब भी डाई हो सकता है, और जब गारमेंट बन चुका है तब भी डाई किया जा सकता है। अंडरस्टूड। ईच टाइप ऑफ फाइबर रिक्वायर्स सुटेबल डाई एंड करेक्ट डाइंग मेथड फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, अब हर स्टेज पर, चाहे वो फाइबर हो, चाहे वो यार्न हो, निटेड फैब्रिक हो, या वो गारमेंट बन चुका हो, हर एक का एक अलग सूटेबल डाई होता है। मतलब आप जो भी आपका गारमेंट का डाई है वो आप फाइबर पे यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। और एक करेक्ट मेथड यूज किया जाता है डाई करने का, वो क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, पास्ट में डाइंग जो होता था नॉर्मली मैनुअली होता था, हाथ से करते थे सब लोग। बट अब बहुत बड़ी मशीनें आ चुकी है क्योंकि ये बहुत ही लार्ज लेवल पर होने लग गया है ना। जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो डाइंग मशीन्स यूज करती है बड़ी बड़ी। ठीक है, तो some move the fabric through the dye bath, others circulate the dye through the material, and modern machines often do the both. ठीक है, तो कुछ कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटी इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, तो वहां पर हाथ से ही काम होता है, मैनुअल काम होता है। बट अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री होती है तो वहां पर मशीन्स होती है जो कि डाई लगाने का और डाई मटेरियल को सर्कुलेट करने का काम वो मशीन ही कर लेती है पूरा। ओके, मेन टाइप ऑफ डाइंग क्या होती है, कितने टाइप्स की डाइंग होती है, मतलब क्या क्या स्टेजेस होती है। सबसे पहले तो फाइबर स्टेज होती है। ठीक है, फाइबर स्टेज पे हमें पता है फाइबर क्या होता है, हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर स्टॉक डाइंग, टॉप डाइंग और टो डाइंग होती है। ये क्या होता है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। प्री एक्सट्रूजन स्टेज, ये ज्यादातर सिंथेटिक्स के लिए होती है। यार्न स्टेज, यार्न स्टेज मतलब क्या हुआ, अब फाइबर से धागा बन गया है, यार्न बन चुका है, तो यार्न में क्या होता है, स्कीन, पैकेज, बीम, स्पेस डाइंग आती है। फिर फैब्रिक स्टेज, मतलब अब यार्न से कपड़ा बन चुका है, या तो वीव करके या तो निट करके, तो पीस डाइंग आती है। वेरियस मेथड्स होते हैं इसमें, ये देखेंगे। गारमेंट स्टेज, यानी कि अब फैब्रिक से क्या हुआ, गारमेंट बन चुका है। फॉर एग्जांपल पैंट बन गई, शर्ट बन गई, दुपट्टा बन गया, साड़ी बन गई, टॉप बन गया, कुछ भी जो भी बना है गारमेंट स्टेज पर फिर उसे डाई किया गया है। ठीक है, तो गारमेंट और प्रोडक्ट डाइंग वो क्या है ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। पहले फाइबर स्टेज के बारे में समझते हैं। तो फाइबर स्टेज डाइंग क्या होता है? फाइबर स्टेज डाइंग मतलब कि जब फाइबर ही आपने एक्सट्रैक्ट किया है, कोई भी फाइबर, कॉटन हो, चाहे सिल्क हो, चाहे वूल हो, चाहे एक्रेलिक हो, पॉलिएस्टर हो, नायलॉन हो, रेयन हो, कुछ भी। ठीक है, तो उसमें कैसे डाइंग होती है? सबसे पहले तो प्रोड्यूसर और डोप डाइंग। प्रोड्यूसर और डोप डाइंग मास पिगमेंटेशन होता है, ये ज्यादातर सिंथेटिक के लिए होता है। अंडरस्टूड। यूज फॉर सिंथेटिक लाइक पॉलिएस्टर, नायलॉन लिखा हुआ है यहाँ पर। कलर पिगमेंट इज मिक्स विद द पॉलीमर बिफोर एक्सट्रूजन। ठीक है, अब जो पॉलीमर बनाया गया है उसी के साथ मिक्स कर दिया जाता है कलर। ओके, गिविंग परमानेंट कलर एंड हाई कलर फास्टनेस। ठीक है, दूसरा है जेल डाइंग। जेल डाइंग में क्या होता है, जब वेट स्पन होता है सिंथेटिक, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रॉ मटेरियल पॉलीमर बना है, हमने देखा था जब हमने पॉलिएस्टर या नायलॉन पढ़ा था तो पॉलीमर बनता है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर बहुत ही प्री स्टेज पर पॉलीमर में ही कलर मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, और जेल डाइंग में क्या होता है, यहाँ पर वेट स्पन सिंथेटिक होते हैं, उसमें डाई ऐड कर दी जाती है। ठीक है, मतलब कि जो अभी तक पेस्ट के फॉर्म में था, और पेस्ट के फॉर्म में जब हमने हमने उसे स्पन किया, है ना, स्पन किया मतलब क्या, धागा बनाया, यान बनाया, तो अभी क्या है, वो गीला है। ठीक है,
अभी वो पेस्ट के फॉर्म में ही है, रूम टेम्परेचर पर आकर के भी वो ठंडा नहीं हुआ है, तो तभी उसमें डाई डाल दी जाती है, डाई लगा दी जाती है, कोट कर दी जाती है, जिससे हो कि जब वो सॉफ्ट हो तभी, जेल फॉर्म में हो तभी वो डाई उसमें लग जाए, और बाद में जब वो ठंडा हो, ठीक है, तो उसमें जो कलर है वो ट्रैप हो जाए और वो हार्ड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीका ये भी होता है। अंडरस्टूड। तीसरा है स्टॉक डाइंग। स्टॉक डाइंग में क्या होता है, लूज फाइबर डाइड बिफोर स्पिनिंग फॉर रिच इवन शेड्स। ठीक है, तो ये दो तरीके से होता है स्टॉक डाइंग। पहला होता है वैट डाइंग, दूसरा होता है बेल डाइंग। वैट डाइंग बहुत सिंपल है। वैट डाइंग में क्या होता है, फाइबर्स को अलग अलग करके ऐसे इकट्ठा फाइबर अगर आपने रखा हुआ है, एक स्टॉक में रखा हुआ है, स्टॉक की बात कर रहे हैं ना, तो फाइबर अगर आपने इकट्ठा रखा है तो उसको थोड़ा सा फैला दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर उसे एक बड़े से वेसल में डाल दिया जाता है जिसमें कि डाई होता है। मान लीजिए मुझे रेड कलर करना है, तो मैं एक बहुत बड़ा सा कंटेनर लूंगी, बहुत बड़ा सा वेसल एक लूंगी, वेट्स का मतलब वेसल होता है, ठीक है, तो मैं बहुत बड़ा सा कंटेनर या वैट लूंगी, उसमें मैं पानी डालूंगी, उसमें मैं कलर डालूंगी और मैं सारे फाइबर उसमें फैला दूंगी। ठीक है, फाइबर मैंने फैला दिया। अच्छा, पानी बहुत ज्यादा भी नहीं ले सकते कि उसमें फाइबर डूब ही जाए, मिल ही नहीं रहा बाद में, है ना, छानना पड़ रहा है, ऐसा भी होता है, वैसे छान भी सकते हैं, बट मैंने एक व्हाट वी से इस वेसल टाइप का मैंने कुछ ऐसा लिया है जिसके अंदर डाल के मैं फाइबर को डाई कर सकूं। ठीक है, और बेल डाइंग में क्या होता है, होल बेल्स डाई अंडर प्रेशर। यहाँ पर क्या होता है कि सारे फाइबर्स को ऐसे एक पाइल में बांध दिया जाता है, मतलब मैंने फाइबर इकट्ठा किया और मैंने उसे बांध दिया। जैसे रुई कैसे होती है, रुई के कैसे आपने देखे कि वो बड़ा सा एक रोल बना दिया जाता है, बस वैसे ही मैंने फाइबर के रोल बना दिया और फिर उसमें मैंने प्रेशर से कलर डाला ताकि अंदर तक चला जाए। ठीक है, और ऐसे करके मैंने बेल डाइंग करी, मतलब मैंने एक साथ स्टॉक बना के इकट्ठा करके डाई फाइबर्स को और उनको डाई कर दिया। ठीक है, मोस्टली वैट डाइंग एक्सपेंसिव होती है, और सॉरी वैट स्टॉक डाइंग एक्सपेंसिव होती है क्योंकि डीप कलर देती है और कई बार इसमें लुब्रिकेंट्स भी ऐड किया जाता है जिससे कि जो भी हमारा फाइबर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, इसीलिए। ठीक है, फिर आता है टॉप डाइंग। टॉप डाइंग किस पे होता है, अप्लाइड टू कोम्ड वूल्स। ठीक है, जो मैन मेड वूल्स, सॉरी, जो नेचुरल वूल्स होते हैं उनको कोम्ब करने के बाद में, ठीक है, कोम्ब करते हैं जब, तो वो टॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, और कोम्ब करने के बाद में, टॉप्स कहलाने के बाद में, फिर उनको एक सर्कुलेटेड स्पूल में, मान लीजिए स्पूल क्या, एक हैंडल टाइप का बना हुआ है, ठीक है, एक मशीन से जुड़ा है, हैंडल टाइप का है, आपको याद होगा, आप सबने देखा होगा, तो उस हैंडल पे मैंने क्या किया, उनको कोम्ब करके लटका दिया। ठीक है, अब लटका दिया, उसके बाद में उसमें डाई सर्कुलेट करी गई, डाई डाल दी, अब उसको ऐसे 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 करके चला रहे, ठीक है, सर्कुलर मोशन में उसको घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके डाई जो है वो पूरे में लगती चली जाएगी, तो एक यूनिफॉर्म कलर आपको मिलेगा। अंडरस्टूड। टो डाइंग भी कुछ कुछ टॉप डाइंग जैसी ही होती है, सेम होती है, इसमें भी वैसे ही स्पूल में डाल करके और फिर उसको घुमाया जाता है जिससे कि डाई जो है वो अच्छी तरीके से सर्कुलेट हो जाए, बट यहाँ पर लॉन्ग फिलामेंट्स जो होते हैं, जैसे कि नायलॉन और एक्रिलिक के फिलामेंट्स जो होते हैं वो यूज करे जाते हैं। ठीक है, और उनको स्टेपल फाइबर में कट करने से पहले ही डाई कर दिया जाता है। अंडरस्टूड। तो टो डाइंग और टॉप डाइंग में कंफ्यूज मत होना। टॉप डाइंग मोस्टली यूज हुई है यहाँ पर नेचुरल फाइबर के लिए, और टो डाइंग जो है वो आर्टिफिशियल के लिए यूज हुई है, फिलामेंट फाइबर के लिए स्पेसिफिकली यूज हुई है, नायलॉन और एक्रिलिक के लिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्टेज है हमारा यार्न स्टेज। यार्न स्टेज मतलब अब यहाँ पर धागा बन चुका है। ठीक है, डन आफ्टर फाइबर आर स्पन इनटू यार्न टू क्रिएट पैटर्न्स लाइक प्लेट्स, स्ट्राइप्स एंड चेक्स। एग्जाम्पल, जिंगम मद्रास। तो ये इस तरीके के पैटर्न बनाने के लिए फिर यहाँ पर यार्न का डाई किया जाता है। ठीक है, तो स्कीन डाइंग पहला है। स्कीन डाइंग में क्या होता है, यार्न इन लूज लूप्स डिप्ड इन डाई बाथ्स गिविंग सॉफ्ट टेक्सचर बट कॉस्टली ड्यू टू रिवाइंडिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है, धागा आपने जो लिया है, मोस्टली हैंडमेड जो होते हैं, यानी कि हैंडमेड जो यार्न्स होते हैं ना, उनके लिए स्कीन डाइंग बहुत ईजी होती है। अंडरस्टूड। जो मशीन मेड होते हैं ना, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है मशीन मेड, क्योंकि बहुत ही फाइन यार्न बनता है। ठीक है, अब फाइन यार्न को आप लूज करोगे, उसको फिर डाई करोगे, फिर वापस से उसको रीस्पन करोगे, फिर से उसको धागे की रील बनाओगे, तो वो काफी ज्यादा बहुत मतलब कि हेक्टिक काम हो गया। ठीक है, उसमें रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, इसलिए स्कीन डाइंग को कॉस्टली बताया गया है। तो ये हैंडमेड जो यार्न्स होते हैं, हैंड स्पन जो यार्न्स होते हैं, उनके लिए ये ज्यादा ईजी होता है, और कॉस्टली इसलिए क्योंकि रिवाइंडिंग करनी पड़ती है, इसलिए। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है, यार्न को लूज छोड़ना होता है, लूप्स बनाने होते हैं और फिर उसके बाद उसे डाई बाथ में डाल देते हैं जिससे कि कलर हमको मिल जाता है और सॉफ्ट टेक्सचर मिल जाता है।
सेकेंड है पैकेज डाइंग। पैकेज डाइंग में क्या होता है, यार्न वून ऑन परफोरेटेड कोन्स। ठीक है, यार्न को परफोरेटेड कोन्स के ऊपर बांध दिया जाता है। परफोरेटेड का मतलब है ऐसे कोन्स जिनमें छेद होता है। ठीक है, जैसे चलनी कैसी होती है आपकी, वैसे कोन्स बने होते हैं, और फिर एक फोर्स के साथ में डाई उनके ऊपर डाला जाता है प्रेशर के साथ में। ठीक है, जिससे कि इवन कलर आए। तो वोवन और निटेड यार्न्स के अंदर पैकेज डाइंग हो सकती है। बीम डाइंग में क्या होता है, लार्ज स्केल पर होती है। लार्ज स्केल पर होती है बीम डाइंग, क्योंकि इसमें मशीन की जरूरत होती है, बहुत बड़ी मशीन की जरूरत होती है। तो आप एक सिलेंडर टाइप का मशीन इसमें देखते हो। ठीक है, वो सिलेंडर को खोलते तो उसके अंदर से एक बड़ा सा बीम ही बोलेंगे उसे, बीम निकलता है एक बड़ा सा, या रॉड निकलता है एक मोटा सा सर्कुलर सिलेंड्रिकल रॉड होता है। उसके ऊपर सारे यार्न जो है वो बांध दिए जाते हैं। ठीक है, अब एक यार्न के लिए आप नहीं कर सकते, उसमें आपको जैसे मान लीजिए जो बहुत लार्ज स्केल पर, जैसे मैंने बताया ना आपको, तो लार्ज स्केल पे क्या होगा, वही हमारा लॉट नंबर है ना। तो उसमें जितने धागे रेड के चाहिए मुझे, सारे रेड के धागे उसमें इकट्ठे एक साथ बांध दिए जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में उस मशीन को फिर बंद किया जाता है, और फिर अंदर उसमें वो डाई होते हैं। ठीक है, कलर जो होता है वो प्रेशर के थ्रू सारे यार्न्स पर लगा दिया जाता है। ठीक है, यार्न्स आर वून ऑन रैप बीम, बार बीम मोर इकोनॉमिकल। ये ज्यादा इकोनॉमिकल होता है बिकॉज टाइम भी बचता है इसमें। ठीक है, अगर एक बार किसी ने मशीन ले ली है लार्ज स्केल पर, तो टाइम भी बचता है और कलर भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, कम यूज होता है, तो काफी इकोनॉमिकल होती है। ठीक है, स्पेस डाइंग create multicolored or shaded yarns by spraying, injection or knit they knit method used in carpets and decorative fabrics। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि मतलब कौन से पर्टिकुलर एरिया पर स्प्रे करना है कलर को। ठीक है, स्प्रे होता है मतलब यहाँ पर मल्टी कलर होगा जो भी आपका यार्न होगा। ठीक है, तो मतलब कि धागे को कुछ इस तरीके से मल्टी कलर किया जाता है, आधा मतलब थोड़ा सा रेड कर दिया, थोड़ा ब्लू कर दिया, थोड़ा ग्रीन कर दिया, थोड़ा येलो कर दिया, इस तरीके से। स्प्रेइंग के थ्रू हो सकता है, इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, निट दे निट मतलब कि वाप यान वेफ्ट यान को अलग अलग कलर किया जा सकता है। ठीक है, एक वाप को अलग, दूसरे वाप को अलग कलर दिया जा सकता है, तो निट दे निट मेथड हो गया। ठीक है, यूज इन कारपेट्स डेकोरेटिव फैब्रिक्स। कारपेट्स में ज्यादा यूज होता है क्योंकि कारपेट एक सिंगल कलर का नहीं होता, अलग अलग कलर के होते हैं, और उसमें आप देखोगे कि पाइल्स भी निकले होते हैं, तो पाइल्स भी अलग कलर के निकले होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर स्पेस डाइंग होती है। ओके, तो अब बारी आती है फैब्रिक डाइंग की। ठीक है, फैब्रिक स्टेज पर डाई होती है, पीस डाइंग भी कहते हैं इसे। पीस का मतलब, क्योंकि हम पीस क्लॉथ, क्लॉथ पीस, फैब्रिक पीस, मतलब कि पीस भी एक टर्मिनोलॉजी है जो फैब्रिक के लिए यूज होता है, क्योंकि अब निटिंग और उसके बाद निटिंग और वीविंग के बाद में अब जो है हमारा फैब्रिक का पीस बन चुका है। ठीक है, तो डाई उसके बाद होता है, निटिंग वीविंग के बाद में होता है। अंडरस्टूड। तो पहला है यूनियन डाइंग। यूनियन डाइंग मतलब कि ब्लेंडेड फैब्रिक, मतलब कि एक तरीके के फैब्रिक को एक साथ इकट्ठा डाई कर दिया जाता है एक कलर में। ठीक है, जैसे अगर कॉटन पॉलिएस्टर का कोई कपड़ा बनाया गया है, तो कॉटन पॉलिएस्टर के सारे कपड़े को एक जैसा कलर कर दिया जाएगा पूरा, कहीं पर भी अलग पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, शेडेड नहीं है, कुछ नहीं, एक ही कलर सेम, तो दैट इज अ यूनियन डाइंग। ठीक है, क्रॉस डाइंग में क्या होता है, क्रॉस डाइंग में जो ब्लेंड यार्न होते हैं, कॉटन और पॉलीमर पॉलिएस्टर, इनको अलग अलग कलर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो कि मान लो पॉलिएस्टर है। ठीक है, अब पॉलिएस्टर को अलग डाई उसके साथ में रिएक्ट करेगा, वो कलर देगा, और फिर कॉटन के साथ में अलग डाई रिएक्ट करेगा, वो दूसरा कलर देगा। ठीक है, तो एक ही डाई अलग अलग कलर दे सकता है, मल्टी कलर्ड इफेक्ट दे सकता है। कॉटन पे अलग असर किया उसने, पॉलिएस्टर पर अलग असर किया उसने, ऐसा हो सकता है। या दो डाई भी यूज करी जा सकती है, कोई केमिकल रिएक्शन भी यूज किया जा सकता है जिसकी वजह से अलग अलग कलर आए। ठीक है, टोन ऑन टोन डाइंग creates light and dark shades of one color when different fibers absorb dye unevenly। ठीक है, टोन ऑन टोन डाइंग में भी ऐसा ही कुछ होता है कि जैसे फाइबर्स जो होते हैं, अगर वो किसी किसी फाइबर ने बहुत कम डाई एब्जॉर्ब किया है, किसी किसी फाइबर ने बहुत ज्यादा डाई एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, एंड डिपेंड्स अपॉन द किस तरीके का फाइबर यूज हुआ है। जैसे कॉटन है, कॉटन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, ठीक है, बट वूल का एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा, कॉटन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और वूल बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा। तो कॉटन पे आपको कलर बहुत अच्छा दिखेगा और वूल पे आपको कलर बहुत थोड़ा सा लाइट दिखेगा। तो थोड़ा सा लाइट शेड वाला जो पैटर्न बनता है किसी भी फैब्रिक पर, वो टोन ऑन टोन डाइंग से बनता है। ठीक है, रिजर्व डाइंग, one fiber or fabric area stays undyed while the rest takes color producing white or pattern defect। ठीक है, एक जगह से
आपने एक जगह को रिजर्व कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टी शर्ट ली है, टी शर्ट को मैंने बीच में से बांध दिया है और मैंने उसे आइड साइड में अलग अलग डाई डाल दिया। आपने देखा होगा ये वीडियो में, इंस्टाग्राम पे बड़ा वीडियोस वगैरह डाई के आते हैं, अगर नहीं आते तो आप सर्च करके डालिएगा, बड़ा मजा आता है। टाई एंड डाई मेथड होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है वो टाई एंड डाई मेथड। तो उसमें क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया रिजर्व करते हैं जहां पर हमको डाई नहीं करना है, ठीक है, और बाकी में हमको या तो एक कलर यूज करना है या तो हमको अलग अलग कलर यूज करना है। तो दैट इज अ रिजर्व टाइम, जहां पर हमने एक एरिया को रिजर्व कर दिया। तो इससे क्या होता है, हमें एक पैटर्न इफेक्ट मिलता है, ठीक है, अलग अलग एक कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा या शेडेड पैटर्न मिलेगा कपड़ों पे, ऐसा होता है, ठीक है। तो टाई एंड डाई मेथड क्या है, वो रिजर्व डाइंग है, क्योंकि हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया रिजर्व कर लिया कि इस पे ये कलर करना है या इसको व्हाइट ही रहने देना है, ठीक है। पीस डाइंग मेथड्स बाय प्रोसेस टाइप। पीस डाइंग मेथड मतलब वही फैब्रिक का ही पार्ट है ये एक और, इसमें कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं। बैक और विंच डाइंग। बैक और विंच डाइंग में fabric is sewn into a loop and circulated through the dye bath without tension, best for knits, wool and delicate fabrics। तो इसमें फैब्रिक को क्या करते हैं, बांध देते हैं या सिल देते हैं। जैसे मैंने वही टाई एंड डाई जैसा ही है, मैंने क्या किया, मैंने फैब्रिक को मान लीजिए कपड़ा जो है उसे मैंने अच्छे से बांध दिया। बेस्ट एग्जांपल है इसका बांधनी पैटर्न। बांधनी पैटर्न का दुपट्टा आप कभी देखो या साड़ी देखो, ठीक है, उसमें कैसे कलर लगे होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कपड़े को जो बांध दिया, मैंने अच्छे से उसको स्यू कर दिया, इस धागे से मैंने उसे स्यू कर दिया, लूप बना दिया उसका, ठीक है। फिर मैंने उसे डाई बाथ से जाने दिया विदाउट टेंशन। अंडरस्टूड। तो ये बैक और विंच डाइंग हो गया। जेट डाइंग, इसमें भी फैब्रिक जो है वो रोप फॉर्म में मूव करता है फ्रॉम थ्रू अ प्रेशराइज जेट और डाई लिकर, ठीक है। यहाँ पर बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जेट यूज होता है, सुटेबल फॉर डेलिकेट इजीली डैमेज्ड फैब्रिक, क्योंकि डैमेज हो सकता है, कोई कोई फैब्रिक ऐसा होता है कि अगर ज्यादा समय तक उसे डाई बाथ में रखा जाए तो वो डैमेज हो सकता है, इसलिए जेट डाइंग यूज हो जाती है फिर उसके ऊपर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डाई बाथ। Jig dyeing, fabric is open with passes back and forth through the dye bath between rollers used for lightly woven or synthetic fabrics। अब जिग डाइंग में क्या होता है, यहाँ पर मैंने धागे से अब फैब्रिक को बांध के नहीं रखा है, मैंने उसे खोल दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि कपड़ा जो है उसे मैंने खोल दिया है, अब मैं उसे एक रोलर पे रख दूंगी, ठीक है। अब रोलर पे रख के मैंने उसे बांध दिया, रोलर पे रख के, और फिर वो रोलर क्या कर रहा है, वो डाई बाथ के अंदर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, वोवन और सिंथेटिक फैब्रिक्स जो होते हैं उनके लिए ज्यादातर यूज होता है और इवनली डाई जो है वो पूरे फैब्रिक में फैलती है। फिर आता है बीम डाइंग। बीम डाइंग भी फैब्रिक के लिए होता है, फैब्रिक वुंडेड और परफोरेटेड बीम्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या किया, जैसे हमने धागे को बांधा था किसके ऊपर, परफोरेटेड बीम्स के ऊपर बांधा था ना, वैसे यहाँ पर हमने फैब्रिक को बांध दिया, ठीक है। तो ये बीम डाइंग वही है, समवॉट सेम फॉर बीम डाइंग यार्न, यार्न के लिए जो हमने बीम डाइंग पढ़ी थी, ठीक है। डाई फिर उसके बाद फोर्स करी जाती है थ्रू दैट परफोरेटेड बीम्स जेंटली प्रेशर से। तो ये लाइट वेट और ओपन वीव या फिर ट्राइकॉट फैब्रिक्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये बीम डाइंग जो है, याद रखना, बीम डाइंग फैब्रिक के लिए भी हो सकती है, बीम डाइंग यार्न के लिए भी हो सकती है, ठीक है। कई बार ट्रिक क्वेश्चन आ जाता है। अब गारमेंट बन चुका है हमारा, प्रोडक्ट बन चुका है पीस से, अब उसकी डाइंग कैसे होगी, डन आफ्टर द फैब्रिक हैज बीन स्टिच्ड इनटू गारमेंट। हाँ, अब जो फैब्रिक है उसका गारमेंट बन चुका है, मान लीजिए कि एक टी शर्ट बन चुकी है, ठीक है। कैरिड आउट इन पैडल मशीन, पैडल मशीन में कैरी आउट हो सकता है, लार्ज टब विथ रोटेटिंग पैडल्स दैट मूव द गारमेंट थ्रू दी डाई सोल्यूशन, ठीक है। एक बड़ा सा मशीन है जिसमें एक टब बना हुआ है, उसके ऊपर एक पैडल, रोटेटिंग पैडल्स लगे हुए हैं। अब वो रोटेटिंग पैडल्स पे आपने वो गारमेंट डाल दिया, ठीक है, उसके ऊपर बांध दिया। अब बारी बारी से वो रोटेटिंग पैडल क्या कर रहा है, उस पे जो आपका लार्ज टब है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, उसमें वो घूम रहा है, घूम रहा है, जिससे कि डाई सोल्यूशन जो है वो इवनली पूरे फैब्रिक में फैल जाए, ठीक है। इस तरीके से गारमेंट की डाइंग होती है। कॉमन इन फैशन एंड होम फर्निशिंग्स इंडस्ट्रीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू ट्रेंड्स।
फैशन और होम फर्निशिंग्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। कैन स्लाइटली चेंज गारमेंट शेप ड्यू टू एजिटेशन। थोड़ा सा गारमेंट के शेप में चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि हमने बांध के उसे घुमाया है, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, तो डिपेंड्स अपॉन द क्या प्रॉपर्टी है, आपने किस तरीके का फाइबर या फैब्रिक बनाया है, किस तरीके का यान आपने यूज किया है, तो थोड़ा सा एजिटेशन हो सकता है गारमेंट में। अब हम बात करेंगे नेचुरल डाइंग और आर्टिफिशियल डाइंग की। अब यहाँ पर हमने डाइंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं वो तो हमने देख लिए हैं, है ना, किस किस तरीके से डाई होती है, किस किस स्टेजेस पे डाई होती है वो हमने देख लिया। अब थोड़ा सा नेचुरल डाइंग के ऊपर जाएंगे, नेचुरल डाइंग कैसे होती है ये देखेंगे, इसके मेथड क्या होते हैं वो देखेंगे, और सिंथेटिक क्या होता है उसके मेथड क्या होते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नेचुरल डाइंग आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि यहाँ पर नेचुरल मतलब कि जो हमें ऐसी डाई जो हमें प्लांट से मिली है, मतलब हमारे इकोसिस्टम से, हमारे एनवायरनमेंट से जो मिली है, ठीक है, प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स से जो हमें कलर्स मिलते हैं वो नेचुरल कलर्स को हम यूज करते हैं हमारे कपड़ों पर, है ना। डाइज इको फ्रेंडली होती है, ये नेचुरल डाइज बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब कि नुकसान नहीं पहुंचाती ना एनवायरनमेंट को ना ही किसी को, है ना, बट मे बी लेस ब्राइट और वॉश फास्ट देन सिंथेटिक डाइज। तो इसका ये एक ड्रॉबैक होता है नेचुरल डाइंग का कि बहुत ज्यादा ब्राइट कलर नहीं आता इसमें और बहुत जल्दी वॉश फास्ट, यानी कि आप धोगे 1 से 2 बार तो निकल जाएगी, सिंथेटिक डाई में ये नहीं होता, ठीक है। तो सोर्सेज क्या क्या है, प्लांट है, एनिमल है, मिनरल्स है। प्लांट में क्या क्या है, रूट्स है, रूट्स जैसे मडर रूट्स, मडर रूट से रेड कलर मिलता है, टर्मरिक से येलो मिलता है। बार्क होती है कुछ, जैसे अकेशिया की बार्क होती है, ठीक है, अकेशिया की बार्क जो होती है उससे ब्राउन कलर मिलता है। लीव्स जो है उनसे कई बार इंडिगो या ब्लू कलर भी मिल सकता है, ठीक है, कुछ लीव्स से। फ्लावर्स जैसे मैरीगोल्ड उनसे येलो कलर मिल सकता है। फ्रूट्स हैं जैसे वॉलनट शेल, उनसे ब्राउन कलर मिल सकता है, ठीक है, बट बहुत ही कम टाइम के लिए रहते हैं, वॉश होने के बाद में ये निकल जाते हैं। एनिमल्स में कोकेनल रेड कलर देता है, लाक इंसेक्ट क्रिम्सन कलर देता है, इसलिए मोस्टली ये वाले जो कलर्स होते हैं ऐसी चीजों में यूज किए जाते हैं जो वॉशेबल ना हो। आपने देखा होगा कि लाक की चूड़ियां बनती है ना, लाक के बैंगल्स बनते हैं, तो वो रेड कलर जो लाक का वो कैसे आता है, क्रिम्सन कलर वैसा ही आता है, ठीक है। मिनरल्स में ओकरे होता है, ओकरे येलो कलर देता है, आयरन ऑक्साइड ब्लैक या ग्रे कलर देता है, ठीक है। अब स्टेप्स क्या है नेचुरल डाइंग की, सबसे पहले तो स्कोरिंग होता है, क्लीन फैब्रिक ऑयल वैक्स। स्कोरिंग का मतलब आप सबको पता है, हमने जब मेथड्स पढ़े थे फिनिशेस के तो ये हमने देखा था कि स्कोरिंग होता है ना, उसमें फैब्रिक को ऑयल वैक्सेस से क्लीन किया जाता है। मॉर्डेंटिंग, मॉर्डेंटिंग का मतलब क्या होता है, फैब्रिक को ट्रीट किया जाता है मेटल सॉल्ट्स के साथ में, एलम, आयरन, कॉपर, टैनिक एसिड टू फिक्स डाई, ताकि डाई जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए कपड़े पर, इसलिए उसकी मॉर्डेंटिंग पहले कर दी जाती है। उसे उसे मेटल सॉल्ट्स के साथ में ट्रीट कर दिया जाता है, एलम, आयरन, कॉपर और टैनिक एसिड के साथ में, ठीक है। फिर होता है डाई एक्सट्रैक्शन। डाई एक्सट्रैक्शन में बॉइल्ड डाई मटेरियल टू ऑब्टेन कलर, जो भी आपका डाई मटेरियल होता है, यानी कि मान लीजिए कोई लीफ है या बार्क है या फ्लावर है, ठीक है, उसको आपने क्या किया, उसको अपने पानी में अच्छे से बॉईल कर लिया जिससे उसका कलर आ जाए, है ना। हम हल्दी को पानी में डालते हैं, उसे बॉईल करते हैं, उसका कलर आ जाता है, राइट। तो उसे अच्छे से उबाल लिया जाता है ताकि उसका कलर आ जाए, और फिर उसके बाद में फैब्रिक को उस डाई बाथ में डाल देते हैं और हीट करते हैं, ठीक है, साथ में इसको भी हीट करते हैं, कपड़े को भी। फिर होता है रिंसिंग और ड्राइंग, वॉश ऑफ कर दिया जाता है, एक्सेस डाई को निकाल दिया जाता है एक बार अच्छे पानी से धो करके, और फिर उसके बाद एयर ड्राई शेड में उसे एयर ड्राई किया जाए, धूप में नहीं, क्योंकि धूप में उड़ने के चांसेस होते हैं। फिर है मेथड्स ऑफ नेचुरल डाइंग, क्या क्या मेथड से नेचुरल डाइंग हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला है डायरेक्ट डाइंग, फैब्रिक बॉइल्ड डायरेक्टली विद डाई, सिंपल एंड कॉमन। डायरेक्ट डाइंग मतलब कि सिंपल और तरीके से नेचुरल डाई के साथ में फैब्रिक को भी बॉईल कर दिया जाए, जो हमने पीछे देखा था, ठीक है। फिर प्री मॉडर्नेटिंग, प्री मॉडर्नेटिंग में हमने क्या किया, फैब्रिक को पहले ट्रीट किया सॉल्ट्स के साथ में, ठीक है, तो जिससे कि कलर जो है वो बहुत अच्छा है और कलर फास्टनेस बनाने मतलब लंबे टाइम तक के लिए थोड़ा सा टिके, ठीक है। फिर मेटा मॉडर्निंग, मॉडर्न एंड डाई यूज टुगेदर, कई बार ये भी ऐसा भी किया जा सकता है कि मॉडर्न जो है हमारे सॉल्ट्स जो है उसे और साथ में डाई को एक साथ डाल दिया जाता है ताकि टाइम सेव हो, है ना। पहले मॉडर्निंग करेंगे फिर डाई करेंगे, टाइम लगेगा अलग अलग, तो कई बार एक साथ भी डाल दिया जाता है। पोस्ट मॉडर्निंग, मॉडर्न अप्लाइड आफ्टर डाइंग टू डीपन टोन, कई बार प्री मॉडर्निटी के बाद में पोस्ट मॉडर्निटी भी होती है, फिर से सॉल्ट्स के साथ में उन्हें ट्रीट किया जाता है जिससे कि कलर जो है वो और ज्यादा डीप हो जाए, ठीक है।
वेट डाइंग हमने पहले भी पढ़ी थी इसके पहले, है ना। वेट डाइंग मतलब एक बहुत बड़ा सा मैंने वेसल लिया है, उसमें मैंने डाई जो है वो डाला है, और उसके बाद में मैं उसे कपड़ा जो है उसके अंदर डालते। फॉर इनसॉल्युबल डाइज लाइक इंडिगो रिड्यूस टू सॉल्युबल फॉर्म, डाइड देन ऑक्सीडाइज। कुछ ऐसे इनसॉल्युबल अगर होते, जैसे इंडिगो कलर इनसॉल्युबल डाइज के अंदर आता है, इसका इंडिगो कलर, ठीक है, लीव्स से जो मिलता है वो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में लाया जाता है, फिर डाई किया जाता है, फिर ऑक्सीडाइज किया जाता है। रेजिस्ट डाइंग, रेजिस्ट डाइंग का मतलब वही मैंने जो आपको बताया था, सर्टन पार्ट है अगर टाइड और वैक्स्ड, ठीक है, सर्टन पार्ट पे मैंने एक एरिया पर उसे मैंने बांध दिया, ठीक है, और फिर बाकी मैंने पार्ट पे डाई लगा दिया। अब उस पार्ट को या तो बांध दिया जाता है, या तो हाँ एक और चीज है, वैक्स भी यूज किया जाता है, ठीक है। उस एरिया पर अगर वैक्स लगा दिया जाए तो वहां पर आपका जो कलर है वो नहीं चढ़ता है, ठीक है। ओवर डाइंग, फैब्रिक डाइड मल्टीपल टाइम्स फॉर कॉम्प्लेक्स ह्यूज। ये आप समझ ही गए, ओवर डाइंग मतलब कि एक ही फैब्रिक पर अलग अलग कलर यूज किए गए हैं, या एक ही कलर यूज किया है बार 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 बार, जिससे कि अच्छा कलर चढ़े, कॉम्प्लेक्स ह्यू मिले। अब हम सिंथेटिक डाइंग की बात करते हैं। सिंथेटिक डाइंग मतलब सिंपल नाम से ही आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर मैनमेड केमिकल डाई यूज करी गई है, ठीक है। कलरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स यूजिंग मैनमेड केमिकल डाइज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम पेट्रोलियम और कोल टार कंपाउंड्स लाइक एनिलाइन। Synthetic dyes are bright, durable, consistent and compatible with nearly all fibers. तो सिंथेटिक डाई ऑब्वियस सी बात है, सिंथेटिक है, मैनमेड है, तो मैनमेड अपने सहूलियत के हिसाब से ही डाई बनाएगा। तो उसने कैसा बनाया, ब्राइट बनाया, ड्यूरेबल बनाया, कंसिस्टेंट बनाया, कंपैटिबल बनाया, कि भाई सारे फाइबर्स के साथ चल जाए, मुझे अलग अलग डाई ना खरीदना पड़े, है ना। वाई सिंथेटिक डाइज रिप्लेस नेचुरल डाइज, क्यों सिंथेटिक डाइज ने नेचुरल डाई को बदल दिया। ब्राइट कलर देता है, ऑब्वियस सी बात है, यूनिफॉर्म रिजल्ट देता है, कहीं कहीं पर ज्यादा कहीं कहीं पर कम नहीं होता है, एक जैसा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इजियर शेड रिप्रोडक्शन, शेड इजीली हो जाता है, फास्टर चीपर प्रोडक्ट, ये जल्दी मिल जाता है और चीप भी है, ठीक है। बेटर वॉश, लाइट फास्टनेस, बेटर वॉश यानी कि धोने के बाद में एकदम से लाइट नहीं होता है, ठीक है, और लाइट फास्टनेस यानी लाइट में भी उड़ता नहीं है ये कलर, नेचुरल कलर उड़ जाता है। वर्क्स ऑन फाइबर टाइप, सभी फाइबर टाइप्स के ऊपर यूज हो सकता है। मेन क्लासेस ऑफ सिंथेटिक डाइज क्या क्या होती है, डायरेक्ट डाइज, वाटर सोल्यूबल होती है। डायरेक्ट डाइज यानी कि ऐसी डाइज जो पानी में डाला, घोला और लगा दिया, ठीक है, अप्लाइड डायरेक्टली टू कॉटन और रेयन। एग्जाम्पल कॉन्गो रेड, ठीक है, कॉन्गो रेड एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट डाई का, जो कि वाटर सोल्यूबल होती है, पानी में आप डालोगे, कॉटन के ऊपर लगाओगे, लग जाएगी। एसिड डाइज यूज इन एसिड बाथ फॉर वूल, सिल्क, नायलॉन, ठीक है। तो एसिड बाथ यानी कि एक एसिड रिएजेंट हमको यहाँ पर चाहिए इसको डाई करने के लिए, वूल, सिल्क और नायलॉन में यूज होता है, क्योंकि वूल, सिल्क, नायलॉन कैसे हैं, बहुत ज्यादा अब्जॉर्बेंट नहीं है, इसीलिए। बेसिक कैटायोनिक डाइज, ठीक है, एसिड डाइज होती है, बेसिक डाइज होती है। ब्रिलियंट शेड फॉर एक्रिलिक्स, एक्रिलिक्स के लिए यूज होता है बेसिक कैटायोनिक डाइज, ठीक है। मिथिलीन ब्लू एग्जाम्पल। वैट डाइज, देखो यहाँ पर भी आ गया वैट डाइज, मतलब कि इंसोल्युबल डाइज जैसे कि इंडिगो, रिड्यूस टू सॉल्युबल फॉर्म देन ऑक्सीडाइज। रिएक्टिव डाइज, केमिकली बॉन्ड विद सेलुलोज फाइबर, ब्राइट एंड वॉश फास्ट। कुछ ऐसे डाइज भी होते हैं रिएक्टिव, जो कि सिर्फ पानी में डाल करके काम नहीं चलता है, वो एक पर्टिकुलर फाइबर के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। केमिकली बॉन्ड विद सेलुलोज फाइबर, सेलुलोज फाइबर के साथ में बॉन्ड हमने पढ़ा था, कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, है ना, और फिर ब्राइट और वॉश फास्ट कलर देते हैं। डिस्पर्स डाइज, फाइनली डिस्पर्स इनसॉल्युबल डाइज फॉर सिंथेटिक लाइक पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर के लिए ज्यादातर यूज होता है डिस्पर्स डाइज। फाइनली डिस्पर्स यानी कि पूरे कपड़े में इवनली डिस्पर्स होंगे, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से लगेगा और यूनिफॉर्मली लगेगा। सल्फर डाइज, चीप डार्क शेड्स फॉर कॉटन, तो सल्फर डाइज ज्यादातर डार्क शेड्स देते हैं, जैसे ब्लैक और ब्राउन, और ये चीप होता है काफी, कॉटन के लिए यूज होता है। एजोइक नेफ्थॉल डाइज, फॉर्म्ड डायरेक्टली ऑन फैब्रिक फॉर विविड रेड्स एंड ऑरेंज। तो मतलब ये जो होता है एजोइक डाइज कुछ ऐसा है, नेफ्थॉल, कि आप इसको नॉर्मल कलर इसको दिखेगा नहीं आपका, आप इसको डायरेक्टली जब फैब्रिक पे डालोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें रेड और ऑरेंज कलर आता है विविड सा, ठीक है। तो एजोइक डाइज क्या होते हैं, जो कि सीधा फैब्रिक पर काम करते हैं। स्टेप्स क्या है, यहाँ पर भी स्टेप्स समवॉट सेम है। सबसे पहले स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग में इंप्यूरिटीज रिमूव करी जाती है,
प्रिपेयर डाई बाथ प्रिपेयर करना है, ठीक है, मतलब किस तरीके का है, आप क्या मतलब एसिड वाला डाई यूज कर रहे हो, डायरेक्ट डाई यूज कर रहे हो, बेसिक डाई यूज कर रहे हो, उस हिसाब से डाई बाथ प्रिपेयर होता है। एड डाई, वाटर, ऑक्सिलरी, सॉल्ट, एसिड, सोडा ऐश, ये सब मिक्स किया जाता है, ठीक है। अगर एसिड यूज करें तो एसिड दिया जाएगा, अगर बेसिक यूज करें तो सोडा ऐश यूज होगा, नॉर्मल है तो सॉल्ट होगा, जो भी है। अगर मॉडर्न टिंग हो रहा है तो फिर अलग अलग सॉल्ट ऐड होंगे। डाइंग मटेरियल इमर्स्ड एट कंट्रोल टेम्परेचर टाइम, मटेरियल को डुबाया जाता है कंट्रोल टेम्परेचर और टाइम ध्यान रख के, ठीक है। रिंजिंग और सोपिंग, फिर उसके बाद अनफिक्स्ड डाई, जो एक्स्ट्रा डाई है, कहीं कहीं से धब्बा ज्यादा दिख रहा है, जो ऊपर से एक्स्ट्रा लगा हुआ है, क्योंकि धोने के बाद में निकलता है, तो ऐसा ना हो कि फैब्रिक आपके पास पहुंच जाए, आप धो तो निकले, इसलिए पहले से उसे रिंजिंग और सोपिंग किया जाता है, तो अनफिक्स्ड डाई जो है उसे निकाल दिया जाता है। फिर ड्राइंग और फिनिशिंग होती है, ड्राई और सॉफ्टन किया जाता है फैब्रिक को, अगर फिनिशिंग की जरूरत है तो फिनिशिंग होती है। सिंथेटिक डाइंग मेथड्स क्या क्या होता है, बैच, एग्जॉस्ट डाइंग, ठीक है। बैच डाइंग या एग्जॉस्ट डाइंग ट्रेडिशनल मेथड है, मटेरियल मूव्स इन डाई बाथ, यूज्ड इन जेट, विंच, जिग एंड बीम डाइंग मशीन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जेट, विंच, जिग और बीम डाइंग मशीन में, ठीक है। कॉटन सिल्क और वूल पॉलिएस्टर के लिए यूज होता है। कंटिन्यूस डाइंग, fabric passes through padding, fixation and washing units, fast and uniform for large scale production। तो continuous dyeing जो है वो large scale production के लिए यूज होती है। पैडिंग, फिक्सेशन और वॉशिंग हमने पढ़ा है, ठीक है, जब हमने बात करी थी लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें पैडिंग फिक्सेशन हमने पढ़ा था, माइग्रेशन, पैडिंग, फिक्सेशन, ठीक है। अगर नहीं तो आई बटन में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आप लास्ट वीडियो फिर से देख सकते हैं, ओके। सेमी कंटिन्यूस डाइंग, पैड बैच, पैड स्टीम, ठीक है। फैब्रिक पैडेड विथ डाई, देन स्टोर्ड और स्टीम्ड फॉर फिक्सेशन, फैब्रिक को के ऊपर डाई को चिपका दिया जाता है, ठीक है, डाई को ऐसे मतलब साथ में उसके बांध दिया गया, उसके बाद उसको स्टोर करके या फिर स्टीम के लिए रख दिया फिक्सेशन के लिए। एनर्जी एफिशिएंट एंड इवन कलरिंग। सॉल्यूशन और डोप डाइंग, डाई मिक्स विथ मोल्टन पॉलीमर बिफोर फाइबर फॉर्मेशन, तो ये डोप डाइंग वही है जो हमने पढ़ी थी फाइबर डाइंग में, ठीक है, समवॉट सेम, मतलब समवॉट क्या वही है, सेम ही है। प्रोड्यूस परमानेंट फेड प्रूफ कलर, तो यहाँ पर सिंथेटिक डाई यहाँ पर भी यूज होती है, डोप डाइंग में यूज होती है, जहाँ पर पॉलिएस्टर में पॉलीमर फॉर्म में पहले मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। गारमेंट डाइंग, फिनिश गारमेंट्स डाई आफ्टर स्टिचिंग, स्टिचिंग के बाद में गारमेंट डाइंग जो होती है, फ्लेक्सिबल फॉर फैशन कलर्स। क्रॉस डाइंग, ईच फाइबर इज ब्लेंड डाइड एट डिफरेंट कलर, एग्जाम्पल पॉलिएस्टर कॉटन, पॉलिएस्टर का अलग कलर आएगा, कॉटन का अलग कलर आएगा, या दो डाई यूज करी जाएंगे, एक पॉलिएस्टर के लिए, एक कॉटन के लिए। यूनियन डाइंग, ये यूनियन डाइंग भी सेम है, ब्लेंड डाइड वन यूनिफॉर्म कलर, पूरे ही कपड़े को एक साथ यूनिफॉर्म कलर किया गया है, तो सिंथेटिक डाई से होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए, आई थिंक जो जो चीजें छूट गई थी वो भी हमने कवर कर ली है ना। तो अब हम समराइज करते हैं थोड़ा सा। सोर्स, नेचुरल डाइंग और सिंथेटिक डाइंग में डिफरेंस थोड़ा सा देखते हैं। सोर्स क्या है, प्लांट सोर्स है नेचुरल डाइंग का, प्लांट, एनिमल, मिनरल्स, ठीक है। सिंथेटिक का सोर्स केमिकली सिंथेसाइज, मतलब कि ये लेबोरेटरी में बना है। कलर रेंज लिमिटेड होता है, अर्दी शेड्स ही आते हैं, मतलब या तो रेड आएगा या ऑरेंज आएगा या ब्लू आएगा, इंडिगो आएगा, ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा, ब्राउन आएगा, तो अर्दी कलर्स काफी आते हैं, बट यहाँ पर हमको वाइड रेंज मिल जाती है, मतलब अगर मुझे रेड एक डार्क चाहिए और एक शेड कम चाहिए, वो भी मुझे सिंथेटिक में मिल जाएगा, ब्राइट शेड्स मिलते हैं। और फास्टनेस मॉडरेट होता है, मतलब 2-3 वॉश के बाद में निकल जाएगा। इसका फास्टनेस बहुत अच्छा होता है, 2-3 वॉश के बाद में, या आपने सनलाइट में भी सुखा दिया अगर, तो बहुत धीरे जाता है, इतनी जल्दी नहीं निकलता, एक्सेलेंट है। कॉस्ट यहाँ पर हायर है, लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव का मतलब है यहाँ पर मेहनत लगती है, रिसोर्स ज्यादा लगता है ना। तो अगर बार्क का मैंने ब्राउन कलर चाहिए तो पहले मुझे बताना पड़ेगा कि भाई आपको बार्क तोड़ करके लेकर के आना है, ठीक है। तो वो किसी पेड़ को या तो काटेंगे या तो उसका बार्क निकाल करके लेकर के आएंगे, उसके बाद उसे उबाला जाएगा, उसके बाद में उसका कलर आएगा, तो ये काफी हैवी काम हो जाता है और इसका कॉस्ट भी काफी हायर पड़ता है। सिंथेटिक में क्या होता है, चीपर होता है ये और लार्ज स्केल पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इको फ्रेंडली होता है, ये एक ड्रॉबैक बस है सिंथेटिक का कि पोल्यूशन रिस्क हो सकता है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, हार्ड टू कंट्रोल, हाईली कंसिस्टेंट, मतलब कि अगर एक जैसा कलर आपको चाहिए एक बैच पे, मान लीजिए
दो कपड़ों पे आपको एक जैसा कलर चाहिए, तो ये नेचुरल डाई में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर नाप तोल करके आप कितना, जो भी आपका नेचुरल, मान लीजिए कि इंडिगो कलर है या जो भी कुछ कलर है जो बार्क से आ रहा है या लीफ से आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते है ना। बट यहाँ पर हाईली कंसिस्टेंट होता है, तो शेड जो है अगर वो मुझे एक जैसा 100 कपड़ों में चाहिए तो वो मुझे मिल जाता है, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी कि सेम कलर दोबारा प्रोड्यूस करना, तो सिंथेटिक में ये बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लॉट नंबर होते हैं, है ना। बट यहाँ पर कोई लॉट नंबर नहीं है, यहाँ पर हमें पता है कि या तो लीफ से मिलेगा या बार्क से मिलेगा, बट कितना लीफ यूज होगा, एक लीफ बड़ा होता है एक छोटा होता है, एक बार उबाला तो उसमें ज्यादा कलर आ गया, एक बार उबाला तो उसमें कम कलर आ गया, भले ही आपने सेम टेम्परेचर के लिए उबाला, बट फिर भी, तो यहाँ रिप्रोड्यूसिबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मैं जल्दी से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें हम स्पेसिफिकली टाई और डाई पढ़ेंगे, क्योंकि अलग से वो टॉपिक दिया हुआ है, लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में, और फिर हम थोड़े से PYQs भी देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डालिए, नर्च नेट को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू।